आद्य गणीय एक एक कोशिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है। इसमें देखिए मैंने एक चित्र बना रखा है और उस चित्र में आपको एक घन दिख रहा है। उस घन के जो फलक हैं, देखिए ए बी सी डी एक फलक है जो सबसे दाहिनी तरफ है और दूसरा फलक है ई एफ जी एच जो बाईं तरफ है। और उस घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु जुड़े हुए हैं, जिनमें से 6 गोले जो हैं वो मैंने काले कर रखे हैं, चित्र में आपको दिख रहा होगा। और 2 गोले जो हैं जो कि इसके सिरे ए और एच पर जुड़े हुए हैं, वो दोनों मैंने लाल बता रखे हैं। जब किसी एक एक कोशिका में ये गोले इस तरह से रहेंगे तो आप देखिए कि उस एक एक कोशिका की जो भुजा ए एच है, वो भुजा ए एच दोनों गोलों की त्रिज्या से कवर्ड हो रही है। पहले गोले की त्रिज्या r और दूसरे गोले की त्रिज्या r, जो मैंने रेड इंक से लिख रखा है। और इस तरह से इस भुजा ए एच की जो लंबाई है वो 2r के बराबर हो गई, 2 त्रिज्याओं के बराबर हो गई। और इसलिए हमें घन की भुजा का मान पता पड़ गया कि अगर कोशिका घनाकार है तो घन की भुजा, जिसको हम a बोलें, तो a बराबर हुआ 2 गोलों की त्रिज्या और इसलिए a बराबर होगा 2r, जो कि मैंने लिख रखी है 8वीं 9वीं और 10वीं लाइन में। आप देखिए, कोशिका घनाकार है तो घन की भुजा a बराबर 2 गोलों की त्रिज्या और इसलिए a बराबर 2r। अब हम सबसे पहले देखते हैं आद्य एक एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसे हम कल करके आए थे, फिर भी यहाँ मैंने दोबारा लिखा है कि 8 कोनों पर 8 परमाणु जुड़े हुए हैं और प्रत्येक परमाणु का 1/8 भाग इस एक एक कोशिका के हिस्से में आता है। और इसलिए परमाणुओं की जो प्रभावी संख्या हो, या 1/8 1/8 1/8 सबका जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर इसमें परमाणु का जो हिस्सा आएगा वो होगा 1/8 × 8 यानी कि 1। और यदि हम ये माने कि परमाणु की त्रिज्या r है और परमाणु गोलाकार होता है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ और इसलिए एक परमाणु का आयतन बराबर एक गोले का आयतन, और एक गोले का आयतन बराबर हो गया 4/3 पाई r³। फिर घन की भुजा 2r के बराबर होती है, वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। और अब अगर हम घन का आयतन निकालें तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब यानी कि a³। a का मान हमने ऊपर सिद्ध किया है 2r, और इसलिए a³ की जगह हम लिखेंगे 2r का होल क्यूब, 2r की घात 3। और इसको सरल करने पर हमारे पास घन का आयतन आया 8r³ या 8r की घात 3। अब हमको निकालनी है इसकी प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता का सूत्र होता है कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का आयतन बटा घनाकार कोशिका का आयतन इंटू 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो अब इस कोशिका में देखिए, इसकी संकुलन क्षमता के लिए अगले स्टेप में मैंने कर रखा है बराबर कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है, हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 है। ऊपर से तीसरी लाइन जो हमने लिखी थी 1/8 × 8 बराबर 1। एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³, वो भी हम ऊपर देख चुके हैं। और घनाकार कोशिका का आयतन
ठीक ऊपर वाली पंक्ति में 8r³ इंटू 100, सरल करने पर ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। बहुत सारे क्वेश्चन। यस राव, क्या क्वेश्चन है बोलो। हेलो पूछो, ये बोलो डाउट। हेलो राव, चैट में पूछ ले क्वेश्चन क्या है। हेलो चैट में लिख भाई, राव क्वेश्चन क्या है। संतुलन क्षमता क्या है? संकुलन क्षमता क्या है ना। संकुलन क्षमता मैंने कल पढ़ाई थी आपको, कल बोला था उसके बारे में मैं। संकुलन क्षमता का मतलब है कि उस कोशिका में परमाणुओं द्वारा पूरित भाग कितना है, वो उसकी संकुलन क्षमता। उसको आप यूं समझिए कि जैसे आपके पास कोई बर्तन है, उस बर्तन में आपके पास 10 बॉलें आ सकती हैं, लेकिन आपने केवल 1 बॉल भरी है, तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी वो हम निकालेंगे। तो संकुलन क्षमता का मतलब है उसमें जितनी सामग्री भरी हुई है उसका आयतन कितना है, उस पात्र का आयतन कितना है इंटू 100। जैसे मान लीजिए हम किसी टंकी की भराव क्षमता निकालना चाहते हैं, पानी की टंकी की भराव क्षमता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पानी की टंकी का आयतन निकाल लेंगे। अब उसमें कितना पानी भरा हुआ है उसका आयतन निकाल देंगे। अगर टंकी पूरी भरी है तो संकुलन क्षमता 100 हो गई, टंकी आधी भरी हुई है तो संकुलन क्षमता 50% हो गई। तो कितना आयतन उसमें भरी गई वस्तुओं द्वारा घेरा गया है ना। तो यहाँ हम कोशिका के बारे में जब बात करें तो कोशिका को हम एक इकाई मान रहे हैं और उसके अंदर परमाणु है, तो उस एक कोशिका में कितना परमाणु है, एक परमाणु है। उस एक परमाणु द्वारा उस कोशिका का कितना भाग घेरा गया है और कितना भाग खाली है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो भाग घेरा गया है उसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं कुल आयतन के मुकाबले। तो जिसको हम पानी की टंकी कह रहे हैं वो हो गई हमारे घनाकार, और उस घनाकार टंकी का आयतन हो गया 8r³। और जो हमने उसमें वस्तु भरी है वो क्या है, परमाणु, और वो है गोलाकार, और उसका आयतन हो गया 4/3 पाई r³। और ऐसे ऐसे कितने गोले हैं हमारे पास अंदर, एक गोला है, इसलिए हमने एक का गुना किया है इंटू 100। अब इसको सरल करेंगे तो 4/3 पाई r³ इंटू 1/8r³ इंटू 100। r³ से r³ कटेगा, 4 से 8 कटेगा, 2 आया, और इसलिए इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा π/6 इंटू 100। और पाई का मान होता है इसमें 22/7 या 3.14, वो हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3.14/6 इंटू 100। और उसकी जब हम गणना करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 52.3809। ठीक है, पीछे वाले अंकों को हम छोड़ दें तो 8 की वजह से आगे का 3 है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसलिए इसका आंसर आता है 52.4%। और ये आंकड़ा हमें मुंह जबानी भी याद रहना चाहिए कि आद्य गणीय एक एक कोशिका में एक परमाणु होता है और उसकी संकुलन क्षमता होती है 52.4%। क्योंकि कभी कभी अंतर का प्रश्न आता है तब हमें ये पॉइंट वहां पर देना पड़ता है। नेक्स्ट, दूसरी जो हमको पढ़नी है संकुलन क्षमता, वो है अंतः केंद्रित घनीय एक एक कोशिका। अंतः केंद्रित घनीय एक एक कोशिका किसको कहते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि उसमें सभी 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, परंतु एक परमाणु उसके अलावा उसके सेंटर में और होता है। एकदम सेंटर में मैंने बता रखा है, देखिए जहां मैं चिन्ह से बता रहा हूं आपको, स्क्रीन पर आपकी आ रहा होगा, आ रहा है स्क्रीन पर, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब सबसे पहले हम ये पता करेंगे
कि इस एक एक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हुई। ये मैंने आपको गिन के बताई भी थी कल। दोबारा आप देखिए, तो अंतः केंद्रित कोशिका में परमाणुओं की संख्या, कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम कोनों पर देखते हैं, कोनों पर कितने परमाणु हैं। कोनों पर 8 परमाणु, और उसका हर एक का कितना हिस्सा आ रहा है, 1/8 हिस्सा आ रहा है, और हर एक का 1/8 हिस्सा आ रहा है, इसलिए उसका प्रभावी भाग हो गया 1। परंतु इसके सेंटर में 1 है, और वो सेंटर में 1 है, वो उसके अंदर है ना, कोनों पर बाहर की तरफ नहीं है। आप यूं समझिए उस डिब्बे के अंदर है, और जो चीज डिब्बे के अंदर होती है उस पर केवल उस डिब्बे का अधिकार होता है, किसी का अधिकार नहीं। तो ये उसके अंदर था, और इसलिए 1/8 का गुणा 8 से किया तो 1 आया, और केंद्र में 1, और इस तरह से कुल प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। देखो आपको मैंने एरो से बता रखा है, प्रभावी परमाणु कोनों पर 8 × 1/8 प्लस केंद्र में 1 बराबर 1 + 1, और इसलिए कुल परमाणु की संख्या हो गई 2 परमाणु। और इसलिए 2 परमाणुओं का आयतन कितना हो जाएगा, दो परमाणुओं का आयतन कितना हो गया, 2 परमाणुओं का आयतन हो गया 2 × 4/3 πr³। क्लियर यहां तक का, कि जब हम अंतः केंद्रीय घनीय एक एक कोशिका की बात करते हैं तो उसमें परमाणुओं की प्रभावी संख्या जो होती है वो 2 होती है ना। कुल 2 परमाणु उसके हिस्से में आते हैं, और इसलिए उन 2 परमाणुओं का आयतन हो गया 2 × 4/3 πr³। अब यहां जो घन बन रहा है उस घन का हम आयतन निकालेंगे, और उस घन की भुजा जो है उसको हम त्रिज्या के साथ जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए चित्र में ए और एफ को देखिए। ओ ए और एफ पर 3 परमाणु आपको दिख रहे हैं, 3 लाल रंग के गोले मैंने लगाए, और इन 3 लाल रंग के गोलों से आप देखिए, पहला जो ए की तरफ गोला है उसकी 1 त्रिज्या, जो बीच में गोला है उसकी दोनों त्रिज्या है, और जो तीसरा गोला है उसकी 1 त्रिज्या है। तो इस तरह से कुल कितनी त्रिज्याएं गिनिए आप, r + 2r + r। और इसलिए चित्र में देखने पर इसका AH का मैंने AF जो है उसका मान मैंने कर दिया है C। आगे हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको हमने क्या लिखा है, C लिखा है। तो उस C की लंबाई हो गई r + 2r + r बराबर 4r, या इसी को हम लिख सकते हैं AF बराबर 4r, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से हमको मिला AF बराबर 4r। ठीक है, अब इसके नीचे जो चित्र है वहां देखिए आप, 3 चित्र मैंने बता रखे हैं। एक चित्र गलत बन गया था, उसको आप नहीं देखें, अगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो तो। सबसे पहला चित्र बाएं वाला देखिए आप, ये जो समांतर चतुर्भुजाकार भाग आपको दिख रहा है, वास्तव में वो समांतर चतुर्भुजाकार नहीं होता है, किसी घन का वो आधार है, घन का आधार है, और घन का आधार हमेशा वर्गाकार होता है। उसको चित्र में हमें ऐसे ही बनाना पड़ता है, लेकिन घन का आधार वर्गाकार होता है। और उस वर्गाकार में देखिए इसकी 2 भुजाएं मैंने लिख रखी हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन मैंने केवल यहाँ 2 लिख रखी है, एक भुजा CD का मान भी A और भुजा CF का मान भी A। और इसलिए अगर हम उस वर्ग का विकर्ण FD निकालना चाहें, वर्ग का विकर्ण FD, जिसको मैंने चित्र में B कर रखा है, लेकिन उस B का मान हम निकालना चाहें
तो वास्तव में बनने वाला वो एक समकोण त्रिभुज होगा जो उसके साइड में बताया गया। देखिए आप, साइड में बताया गया है दूसरे चित्र में आपको, देखिए आप CFD है ना। जब हम किसी वर्ग के आधार को देखेंगे तो वो हमें ऐसा दिखेगा। घन के आधार को हम देखेंगे तो वर्गाकार दिखेगा और ऐसा वर्ग दिखेगा जिसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो उसकी दो भुजाएं हो गई, लंब और आधार तो हो गया AA, और उसका कर्ण जिसको मैंने B माना है, उस कर्ण को हम किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। देखिए उसके ठीक नीचे मैंने सरल कर रखा है कि त्रिभुज CFD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा CD बराबर भुजा CF बराबर A, क्योंकि ये दोनों किसकी भुजाएं हैं? घन की, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अतः उसका जो विकर्ण बोलेंगे हम, अगर घन का आधार लेंगे तो विकर्ण बोलेंगे, और त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो उस FD की लंबाई कितनी हुई? FD की लंबाई को मैंने माना है B, और वो B बराबर किससे आएगी? पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब भी A है, आधार भी A है, इसलिए अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को जोड़ा तो 2A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो A स्क्वायर का वर्गमूल A और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमारे पास आ गया अंडर रूट 2A। इसकी लंबाई आ गई FD की लंबाई। अब इसी चित्र में वापस जाइए पहले वाले चित्र में आप, और उस पहले वाले चित्र में आप देखिए कि AD भुजा जो है, AD भुजा ये भी घन की भुजा है, और उस AD भुजा का जो A सिरा है वो F से मिला हुआ है। A सिरा जो है वो F से मिला हुआ है ना। आमने सामने वाले सिरे, घन के आमने सामने वाले सिरे है ना। इसको आप यूं समझ सकते हो कि किसी कमरे की छत का एक पॉइंट ठीक उसके सामने वाले फर्श के नीचे वाले पॉइंट को मिल रहा है ना। A जो है वो छत का पॉइंट है, और F जो है वो उसके ठीक विकर्ण पर स्थित फर्श का पॉइंट। बना देता हूँ इसको। ये देखिए आप, है ना, ये छत बना दी मैंने। A के ठीक सामने छत है, और उसका जो सिरा है इसको से जोड़ लो, ऐसे जुड़ जाते हैं, अलग जुड़ जाएंगे, वो F से मिल रहा है। अब ये AF है वो हमने चित्र में पहले प्रूव कर दिया, किसके बराबर है? 4R है। ऊपर वाले चित्र से देखिए, जहां गोले बना रखे थे सबसे ऊपर वाला चित्र देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर वापस बता रहा हूं अगर आपने नहीं बनाया हो तो। ये रहा, यहां हम पहले प्रूव कर चुके हैं। आप देखो AF बराबर 4R चित्र में भी है, और यहां हमने समीकरण 1 नंबर भी दिया है। AF बराबर 4R, ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं, छत के किसी बिंदु को फर्श के विकर्ण पर स्थित बिंदु से मिलाया गया है, तो वहां भी एक समकोण त्रिभुज बनता है, परंतु उस समकोण त्रिभुज का आधार होता है FD। उस समकोण त्रिभुज का आधार होता है FD, और ये FD क्या है? ये FD इस घन के आधार का विकर्ण है, जिसको हम यहां इस चित्र में ज्ञात कर चुके, और इसलिए B का मान आया हमारे पास अंडर रूट 2A। लेकिन भुजा AD क्या है? घन की भुजा है, और घन की भुजा इसलिए उसका मान क्या होगा?
ए होगा। और इसलिए यहाँ डी कोण 90 डिग्री का है, तो यह पुनः क्या हो गया, तीसरा चित्र देखिए आप, घन का विकर्ण जहां मैंने लिख रखा है वहां पे, पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, और फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये चित्र कैसा हो गया आप देखिए, एक भुजा हो गई ए, दूसरी भुजा हो गई बी, और इसलिए अगर हमको कर्ण का मान, कर्ण सी का मान निकालना है तो सी बराबर आएगा √b² प्लस a², जिसको नीचे मैंने फिर से सॉल्व कर रखा है। देखिए कि पुनः त्रिभुज AFD एक समकोण त्रिभुज है, जो आपको समझाया उसको लैंग्वेज में लिख रखा है। पुनः त्रिभुज AFD एक समकोण त्रिभुज है, और इसलिए विकर्ण AF की लंबाई, विकर्ण AF की लंबाई C चित्र में लिखी है, इसलिए किसके बराबर होगी, AD² प्लस FD²। AD² का मान कितना है चित्र में देखिए, AD² का मान कितना है चित्र में A, और FD² का मान कितना है चित्र में B, और इसलिए यह हो गया A² प्लस B²। परंतु B का मान कितना है, √2a, और वो अंदर रख देंगे तो ये हो गया A² प्लस √2a का होल स्क्वायर, और उसको सरल करने पर आया √a² प्लस 2a², जोड़ने पर आया √3a², और इसलिए सरल करने पर आया √3a। ये हो गए हमारे पास समीकरण 2। तो हमने क्या निकाला, हमने AF की लंबाई निकाली, और वो AF की लंबाई हमने दो विधियों से निकाली। सबसे पहले ऊपर हमने चित्र देखकर निकाली थी समीकरण 1 में, AF बराबर 4R। देखिए आपको स्क्रीन पर मैं बता देता हूं, ये रहा AF बराबर 4R समीकरण 1 में, और हमने गणना करके AF की लंबाई निकाली, वो कितनी आई, तो गणना करके हमारे पास जो AF की लंबाई आई वो कितनी आई, √3a, और इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, तो √3a बराबर हमारे पास आया 4R, और हमको क्या निकालना है, हमको घन की भुजा निकालनी है A, और इसलिए A बराबर हमारे पास आ गया 4R बटा √3, घन की भुजा आ गई हमारे पास A बराबर 4R बटा √3, और इसलिए अब हम इसकी संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो राव देखो, मैंने संकुलन क्षमता की परिभाषा इसमें जोड़ दी। अभी प्रश्न पूछा था राव ने, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, तो परिभाषा इसमें जोड़ दी मैंने आगे, है ना। किसी एक एक कोष्ठिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह भाग जो कणों द्वारा संपूरित होता है या कणों द्वारा घेरा जाता है, उसको संकुलन क्षमता कहते हैं। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता कितनी हो गई, प्रतिशत संकुलन क्षमता का सूत्र कल बताया था, फिर से यहाँ लिख रहा हूं, कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन बटे एक एक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100 बटे एक एक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100 बराबर कणों की संख्या हम आगे निकाल के आए, कितनी, 2, कण का आयतन, एक कण का आयतन वही परमाणु गोलाकार होता है तो 4/3 πr³, और एक एक कोष्ठिका का आयतन तो भुजा का क्यूब, घन है यहाँ भी, और भुजा का क्यूब कितना आया, तो भुजा का मान हम निकाल के आए अभी ऊपर ही, A बराबर 4R बटा √3, तो यहाँ हो गया 4R बटा √3 का क्यूब इंटू 100, और इसको हम सरल करेंगे तो कितना आया, सरल करने पर आया 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू 100 इंटू, देखिए यहाँ √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 होगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64, R का क्यूब R³, तो ये आया 3√3 बटा 64 R³।
3√3/64 r³ आ गया। तो फाइनल स्टेप हमको क्या मिली, 2 × 4/3 पाई r³ इंटू 100 × 3√3/64 r³। अब यहाँ कट जाएंगे। आप देखिए क्या क्या कट रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए 4 और 2 का गुणा किया तो 8 आए, और उस 8 से 64 कट गए 8 बार। r³ से r³ कट गया, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, 3 से 3 कट गया। क्या बचा हमारे पास फाइनली बचा बराबर पाई इंटू 100 इंटू √3/8। पाई का मान वही 22/7 रखिए। √3 का मान आप 12th पढ़ते हैं, आपको याद होना चाहिए। लिखिए, चेक कीजिए √3 का मान फटाफट कौन बताता है। देखिए √3 का मान, √3 का मान लिखिए फटाफट। कोई नहीं, √3 का मान हाँ लिखना। √3 का मान होता है 1.732। 1.732 और इसलिए ये हो गया 22/7 इंटू 100 इंटू 1.732/8। और जब हाँ, तो फाइनली अपन इस स्टेप में चल रहे थे। सेकंड लास्ट स्टेप देखिए इसकी, पाई इंटू 100 इंटू √3/8। और किस तरह से ये कटा वो मैंने बता ही दिया था आपको अभी इसमें। और इसको जब सॉल्व करेंगे, पाई का मान 22/7, √3 का मान 1.732 और सरल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आया 68.04%। ये संकुलन क्षमता आ गई हमारे पास किसकी, ये संकुलन क्षमता है अंतः केंद्रित गणीय एक कोशिका। ध्यान देना, परमाणु ज्यादा है तो संकुलन क्षमता बढ़ रही। उसमें परमाणु 1 था, संकुलन क्षमता 52.4 है। इसमें परमाणु 2 आए तो संकुलन क्षमता कितनी आई, 68.04। और इसको हम सिंपली 68% याद रख सकते हैं। अब प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर परमाणु 1 था ना, 52% थी, तो परमाणु 2 होने पर 104% होनी चाहिए। बच्चों के दिमाग में उठ सकता है। वो क्या है कि ये जो परमाणु हैं वो बिल्कुल इसमें इस तरह से जमे रहते हैं कि उनके भाग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ऐसे उनके बीच में कोई जगह खाली नहीं होती, जैसे मैंने चित्र में बता रखा है, जहां जहां जरूरत है वहां। तो उसकी वजह से उस घन की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे ही परमाणु बढ़ता है घन की साइज बड़ी हो जाती है, और घन की साइज बड़ी होने के कारण परमाणु तो बढ़े लेकिन घन भी इतना बड़ा हो गया कि वो बढ़े हुए परसेंटेज का प्रभाव ज्यादा नहीं हुआ। परसेंटेज डबल नहीं हुआ, परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा। 68% इसकी संकुलन क्षमता हो गई। तीसरा जो हमें इसमें पढ़ना है वो है फलक केंद्रित एक कोशिका। और फलक केंद्रित एक कोशिका में सबसे पहले हम परमाणुओं की गिनती करेंगे। तो देखिए आप, फलक केंद्रित में सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु होता ही है। उसके अलावा इसके सभी 6 फलकों पर एक एक परमाणु होता है। देखिए, एक सबसे नीचे वाले फलक पर, फिर एक सबसे ऊपर वाले फलक पर, एक दाहिने वाले फलक पर जो मैंने लाल इंक से बना रखा है, एक बाएं वाले फलक पर, एक आपके ठीक सामने वाले फलक पर जिसको मैंने डार्क बता रखा है, और एक कागज के पीछे वाले फलक पर जिसको मैंने थोड़ा डैश से बताने की कोशिश की। तो इस तरह से 6 परमाणु होते हैं फलकों पर और 8 परमाणु होते हैं कोनों पर। अब उसमें से कितने परमाणुओं का प्रभावी भार इस कोशिका में आएगा उसकी हम सबसे पहले गणना करते हैं। तो फलक केंद्रित कोशिका में प्रति एक एक कोशिका परमाणुओं की संख्या बराबर कोनों पर कितनी आ गई, तो कोनों पर तो वही 8 × 1/8 प्लस फलकों पर कितनी होगी,
तो 6 फलक है। और अगर एक कोष्ठिका के साथ, है ना, दूसरी कोष्ठिका चिपकी हुई रहे कि इसके पास में अगर दूसरी कोई कोष्ठिका चिपकी हुई रहेगी तो ये जो फलक पर परमाणु है वो कितनी कोष्ठिकाओं के बीच में रहेगा? 2 के बीच में, और इसलिए उसका 1/2 हिस्सा हर एक के भाग में आएगा। देखिए दोनों बता दिए आपको, तो इसका आधा आधा हिस्सा दोनों के भाग में आ रहा है, और इसलिए फलकों पर हो गया 6 × 1/2, और इसलिए कुल प्रभावी परमाणुओं की संख्या हो गई 1 + 3 = 4 परमाणु। कुल गिनती हम जो गिनेंगे वो कितने हो गए इसमें? 4 परमाणु। तो फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका में एक बात तो तय हो गई कि परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है, 4 होती है, और इसलिए इसका आंसर संकुलन क्षमता भी सबसे ज्यादा आएगा। ये भी फाइनल हो गया। कितनी आएगी वो हम गणित करते हैं, क्योंकि जैसे ही परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी ऑटोमेटिक घन का साइज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, घन का साइज भी बढ़ेगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए इसके एक फलक को देखिए आप, जिस पर मैंने 3 लाल स्याही से बना रखे हैं परमाणु, है ना, ए कोने पर, सी कोने पर, और उन दोनों के बीच में फलक पर, है ना। जो ए कोने पर परमाणु है उसका आर भाग काम में आ रहा है, जो बीच में है उसकी दोनों त्रिज्याएं काम में आ रही है, और जो सी कोने पर परमाणु है उसका एक भाग आर काम में आ रहा है। और इस तरह से हम देखें तो इस AC की लंबाई हो जाती है AC = 4R। जो आप देखिए 11वीं पंक्ति में मैंने लिख रखा है कि यदि, परंतु चित्र में देखने पर AC = R + 2R + R और AC = 4। ये कहां से आया? हमको चित्र में देखने पर कि बीच वाले गोलों की दोनों त्रिज्याएं और एक एक त्रिज्या इन दोनों की, इस तरह से 4R के बराबर। ठीक है, अब हम इस चित्र की कल्पना करें तो इस चित्र में देखिए आप, ये एक फलक है, और फलक भी कैसा होगा? घन का फलक भी वर्गाकार होता है, घन का फलक भी वर्गाकार होता है। उसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, जिसको मैंने नीचे अलग से बना के बता रखा है, जिसमें भुजा AB भी घन की भुजा है और BC भी घन की भुजा है। ये थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। AB भी घन की भुजा है और BC भी घन की भुजा है। आप जब चित्र बनाए तो थोड़ा सुधार कर देना, AB और BC दोनों भुजाएं बराबर बना देना। तो ये दोनों घन की भुजाएं, और ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए अगर हमको कर्ण AC का मान निकालना हो तो कर्ण AC पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। AC² = AB² + BC²। AB का मान भी A है, BC का मान भी A है, और इसलिए AC² बराबर हो गया A² + A²। अब यदि इस AC की लंबाई को हम B माने तो हमारे पास क्या आ गया? AC = √2A²। AC का वर्गमूल लेना पड़ेगा, 2A² का वर्गमूल हो जाएगा AC निकालने के लिए। तो AC = √2A², विच इम्प्लाइज दैट AC बराबर किसके? B के, और उस B की लंबाई कितनी हो गई? √2A। A² का वर्गमूल A और 2 का वर्गमूल √2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो इस तरह से हमने AC की लंबाई 2 विधियों से निकाली। एक हमने चित्र विधि से निकाला, दूसरा हमने AC की जो लंबाई निकाली वो कौन सी विधि से निकाली? गणना द्वारा, समकोण त्रिभुज की सहायता से। और इस तरह से हमारे पास समीकरण 1 और 2 से आया √2A = 4R, विच इंप्लाइज दैट A = 4R बटा √2। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × √2 × √2 × R बटा √2। तो √2 से √2 कट गया, और इसलिए हमारे पास आया A = 2 √2R। A = 2 √2R। ठीक है, अब हम इसकी प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो हमको परमाणु की संख्या चाहिए, एक परमाणु का आयतन चाहिए, घन का आयतन चाहिए, और उसमें हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो घन का आयतन निकालने के लिए देखो हमको घन की भुजा मिल ही गई है, A = 2 √2R। सूत्र में सारे मान हम रख देंगे,
तो परमाणुओं की संख्या हो गई 4, एक परमाणु का आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 बटा घन का आयतन भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब हो गया 2√2 r क्यूब, 2√2 r क्यूब। तीर से बता रखा है मैंने। इसको हम सरल करेंगे, और इसको हम सरल करेंगे तो ये आया 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 इंटू 2√2 r होल क्यूब का हम घन कर रहे हैं। तो देखो r का घन क्यूब तो r क्यूब हो गया, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और √2 का क्यूब करेंगे तो 4√2 होगा। सॉरी, √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 होगा। √2 का क्यूब बराबर 2√2, और इसलिए हमारे पास क्या आ गया 16√2 r क्यूब। देखिए मैं लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, 2 का क्यूब बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 8, और √2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, √2 का क्यूब आएगा 2√2, और इसलिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16√2। इन दोनों का गुणा करने से कितना आ जाएगा 16√2। नीचे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ 16√2, और ये 16√2 मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है, जिसको अभी मैंने लाइटनिंग कर रखी है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। और इसलिए देखिए आप, अब जब हम इसको सरल करेंगे तो 4 और 4 का गुना हुआ 16, और वो हर में 16 से कट गया, r क्यूब से r क्यूब कट गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा अंश में पाई इंटू 100, और हर में क्या बचा 3√2। इन सब का मान रख देंगे हम, पाई का मान 22/7, 3 का मान 3 ही है, √2 1.414, और इसलिए जब इसको सरल करेंगे तो फाइनली हमारे पास आया 74.08%। फाइनली कितना आया 74.08%, और इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं 74%। तो एक बार फिर से हम वापस जाएंगे, आद्य गणीय एक कोशिका की संकुलन क्षमता हमने निकाली थी 52.4%, अंतः केंद्रित गणीय एक कोशिका की संकुलन क्षमता हमने निकाली थी, कितनी आई हमारे पास 68%, और फलक केंद्रित एक कोशिका जो है उसकी हमने संकुलन क्षमता निकाली थी, कितनी आई 74%। तो इस तरह से हमने तीनों ही प्रकार की गणीय एक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता की गणना आज की। ये थोड़ा सा गणितीय है, इसको आप स्क्रीन से देख करके, है ना, या जब मैं YouTube पर अपलोड करूं तो YouTube देख के दोबारा अपने नोट्स में उतार लीजिए।